मेरा नाम काजल है और मेरा संबंध एक गांव से है। मेरी ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि किस तरह मेरे दादाजी गांव की लड़कियों के बाल काटने के नाम पर आधी रात को उनके साथ छत पर जाते। जब सच्चाई खुलकर मेरे सामने आई तो मेरी आत्मा कांप गई थी, क्योंकि सच्चाई उससे कहीं ज़्यादा भयानक थी जो साफ नज़र आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। रात का अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। सिर्फ छत से टिमटिमाती हुई रोशनी नज़र आ रही थी। आज की रात मुझे मौका मिल गया था कि मैं अपनी जिज्ञासा को दूर कर सकती थी और ये जान सकती थी कि आखिर दादाजी आधी रात को छत पर करते क्या हैं। हर बार दादी जी की पहरेदारी इतनी सख्त हुआ करती थी कि मैं चाहकर भी सीढ़ियों की तरफ जा नहीं पाती थी, और कभी कभी तो मुझे दादी जी पर हैरानी होती थी कि कैसे वे दादाजी को किसी भी कोई लड़की के साथ रात की तन्हाई में अकेले छोड़ सकती हैं। लेकिन आज की रात दादी जी पता नहीं कहाँ थी, पर मैं आसानी से सीढ़ियों तक पहुंच गई थी। मेरे दादाजी कुछ देर पहले ही गांव की नई बालिग होने वाली लड़की को लेकर छत पर चले गए थे, और अब वह पूरे 2 घंटे से पहले नीचे नहीं आने वाले थे। किंतु 2 घंटों में दादाजी लड़की के साथ क्या करते थे और छत पर क्या क्या होता था, यही सब जानने की मुझे जिज्ञासा थी। कहने को तो मेरे दादाजी पेशे से एक नाई थे, लेकिन उनका काम और काम करने का तरीका मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाला था। और आज की रात मुझे ये जानकर रहना था कि आखिर दादाजी सिर्फ बालिग होने वाली लड़कियों के ही बाल क्यों काटते हैं, और वह भी आधी रात को छत पर अकेले में। ना दादी जी कभी खुद छत पर जाती हैं और ना लड़की के घर वालों में से किसी को साथ जाने दिया जाता है। मैं आधी सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी और इस रात से पर्दा उठने ही वाला था कि दादाजी निशा के साथ क्या करने वाले हैं कि पीछे से मेरी दादी जी की गजदार आवाज़ ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। हमेशा डरी सहमी और धीमे लहजे में बात करने वाली दादी जी की पहली बार मैंने ऐसी आवाज़ सुनी थी कि मेरी जान निकल गई थी। जैसे ही मैंने पलटकर देखा तो वह मेरे सर पर आ पहुंची थी और मेरा हाथ पकड़कर गुस्से से मुझे खींचकर नीचे ले आई थी। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो मुझे कच्चा चबा जाएंगी। वह गुस्से में मेरे बाजू को दबोचते हुए पूछ रही थी कि मैं ऊपर कहाँ जा रही थी। मैंने हकलाते हुए दादी जी से कह दिया कि मुझे नीचे घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं छत पर जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर दादी जी ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी, क्या तुम जानती नहीं हो आज निशा अपने बाल उतरवाने के लिए आई है? फिर तुमने छत पर जाने के बारे में सोचा भी कैसे? क्या तुम अपने दादाजी का काम बंद करवाना चाहती हो? क्या तुम जानती नहीं हो तुम्हें और तुम्हारी माँ को तुम्हारे दादाजी ही पाल रहे हैं? तुम्हारा बाप के मरने के बाद से तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले रखी है और तुम हो कि उनके काम के पीछे पड़ गई हो। तुम्हारे दादाजी बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जब वह काम करें तो कोई उन्हें बीच में परेशान करे, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। इसलिए मैं भी कभी ऊपर जाने की कोशिश नहीं करती। बेहतर है कि आज के बाद तुम भी मत जाना आधी रात के वक्त, और इस तरफ नज़र ना आना, वरना अच्छा नहीं होगा और फिर मैं तुम्हारे दादाजी से ही तुम्हारी शिकायत करूँगी। दादी जी की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि दादाजी से तो वैसे ही मुझे डर लगता था और फिर उनकी अजीबोगरीब करतूत की वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। अगर ऐसे में दादी जी उनसे मेरी किसी तरह की कोई शिकायत करती तो मेरे लिए और परेशानियां खड़ी हो जाती। मैंने फ़ौरन ही दादी जी से माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। दादी जी ने मुझे नरमी से कहा कि अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने सही मौका समझा और अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। कमरे में आकर भी मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी कि आखिर दादाजी को बाल उतारते वक्त इतनी तन्हाई की भी क्या ज़रूरत थी कि वह किसी तीसरे की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जबकि गांव का दूसरा नाई वो बीच चौराहे पर अपनी कुर्सी डालकर बैठा रहता था और आधे गांव के बीच लोगों के बाल काटता था। उसे तो ना ही किसी तरह की तन्हाई की ज़रूरत थी और ना ही किसी के आने जाने से कोई परेशानी थी। लेकिन मेरे दादाजी तो अलग ही तरह के नाई थे। दूसरों के दादा तो अपनी पोती से लाड़ प्यार करते थे, मगर मेरे दादाजी तो सिर्फ़ और सिर्फ मुझ पर पाबंदियां लगाया करते थे। हर बात पर बस यही कहते कि अब तेरा बाप मौजूद नहीं है तो इसलिए तू मेरी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ 12 साल की थी और इतनी कम उम्र में भी मेरे दादाजी मुझ पर ऐसे रोक टोक करते थे जैसे कि मैं कोई जवान लड़की हूँ, और ना ही मैं उनकी अनुमति के बगैर घर से बाहर निकल सकती थी।
मुझे स्कूल से लाने ले जाने का काम भी दादाजी खुद ही किया करते थे। कभी कभी तो मुझे दादाजी पर इतना गुस्सा आता कि मेरा दिल चाहता कि किसी तरह मैं उनसे अपनी जान छुड़वा लूं, लेकिन दादाजी से तो मेरी जान भी नहीं छूट सकती थी, क्योंकि उनका नाई का काम था ही इतना अजीब कि कभी कभार महीने में एक बार वो बाल काटा करते थे, और वह भी हमारे ही घर की छत पर। बाकी सारा वक्त तो वह घर पर ही पड़े रहते, मुझ पर नज़र रखते हैं। मेरे पापा बहुत पहले हमें छोड़कर ऊपर वाले के पास चले गए थे, इसलिए मेरी जिम्मेदारी मेरे दादाजी के कंधों पर ही थी, और इसी वजह से दादाजी मुझ पर अपना पूरा हक समझते थे। ऐसा नहीं था कि दादाजी कोई कुंवारे मर्द थे, बल्कि वह तो एक शादीशुदा आदमी थे। उनकी शादी को 60 साल होने वाले थे। दादी जी भी हमारे साथ ही रहा करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वह इतनी डरी सहमी सी नज़र आती थी, जैसे उन्हें किसी बात का कोई डर हो। जबकि मेरी माँ बहुत ही हंसने बोलने वाली औरत थी और दादाजी के साथ भी बिल्कुल नॉर्मल रहती थी। ना ही उन्हें दादाजी से डर लगता था और ना ही वह दादाजी से झिझकती थी, जबकि दादाजी के आगे तो दादी जी की जान निकलती थी। दादाजी से नज़रें मिलाकर बात तक नहीं कर सकती थी, बल्कि खामोशी से उनके हर हुक्म के आगे सर झुका देती थी। पता नहीं दादी जी क्यों डरती थी। दादाजी से इतना डर जो भी हो, मुझे अपने दादा एक आंख नहीं भाते थे, क्योंकि उनकी वजह से मेरा बचपन भी जवान लड़कियों की तरह गुजर रहा था। और जैसे जैसे मुझे समझ आई और पता चला कि मेरे दादाजी क्या काम करते हैं, तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे दादाजी मर्द होकर भी मर्दों के बाल नहीं काटा करते थे, बल्कि वे तो लड़कियों के बाल काटते थे, और वह भी ऐसी लड़कियों के जो बालिग हो जाया करती थी। ये बात मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली थी, और जब से मुझे इस बात का पता चला था, मेरे अंदर जिज्ञासा सी पैदा हो गई थी कि दादाजी ऐसा क्यों करते हैं। कई बार मैंने सोचा कि दादाजी को किसी लड़की के बाल काटते हुए देखूंगी, लेकिन दादाजी का तो तरीका ही बिल्कुल अलग था। वह आधी रात को बालिग लड़की को घर बुलाते हैं और उसे अपने साथ छत पर ले जाते और वहां ले जाकर उसके बाल काटते थे। सारे गांव में ये मशहूर था कि दादाजी जिस भी लड़की के बाल काटते हैं, उसकी जवानी बहुत खूबसूरत होती है और उसके नसीब जाग जाते हैं, क्योंकि उस लड़की की शादी किसी बहुत ही अच्छी जगह पर हो जाती है। इसलिए लोग खुशी खुशी अपनी जवान लड़कियों को दादाजी के पास लाया करते थे, ताकि उनकी बेटियों की किस्मत बदल जाए। लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर थी कि दादाजी के बाल कटवाने से किसी लड़की के नसीब कैसे बदल सकते हैं, और वह भी आधी रात को अकेले में। कई बार मैंने इस हकीकत को जानने की कोशिश की, दादाजी लड़की के बाल किस तरह काटते हैं और आधी रात को छत पर ही क्यों ले जाते हैं, लेकिन कभी भी मुझे ये जानने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जब भी दादाजी किसी लड़की के बाल काटने के लिए छत पर ले जाते तो दादी जी सीढ़ियों पर पहरेदारी करना शुरू कर देती थी और किसी को छत पर न जाने देती। मेरी सहेली रिया बालिग हुई तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह उसे भी दादाजी के पास लाया गया। मैं ये सोचकर खुश हो गई कि चलो रिया से अगली सुबह इस बारे में बात करूंगी, तो मुझे पता चलेगा कि दादाजी ने उसे छत पर ले जाकर उसके बाल कैसे काटे। लेकिन अगले दिन जब वह स्कूल आई तो वह बिल्कुल खामोश थी। मेरे सवाल करने पर भी उसने कोई जवाब न दिया, बल्कि सारा वक्त गुमसुम सी क्लास में बैठी रही। मैं हैरान थी कि इतनी शरारती और चुलबुली रिया को अचानक से क्या हो गया है। घर आकर यही बात मैंने माँ से कही तो माँ हंसकर कहने लगी, बेवकूफ़, अब वह बालिग हो गई है और ऐसे में लड़कियों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाते हैं। शायद इसलिए वह भी अपनी माँ के कहने पर चुपचाप बैठी हो। अब तो उसके सर पर बाल भी नहीं हैं, शायद इसलिए झिझक रही होगी। माँ की बात सुनकर मैं संतुष्ट हो गई थी। वाकई 15 साल की रिया बहुत ही अजीब सी लग रही थी और क्लास के सब बच्चे भी उसे लगातार चिढ़ा रहे थे। हो सकता है वो शर्मिंदगी के मारे सारा वक्त खामोश रही हो, मगर मुझे क्या पता था कि उसकी खामोशी के पीछे क्या राज है। जब कुछ वक्त तक यही सिलसिला चलता रहा तो मैंने चोरी चुपके छत पर जाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर बार दादी जी आगे आ जाती हैं या फिर माँ ही मुझे डांट कर कह देती करती थी कि अपने दादाजी के काम में दखलंदाजी ना किया करो। तुम्हारे दादाजी ही हैं जिन्होंने तुम्हारे पापा के मरने के बाद हमारा पेट पाला। वह अगर तुम्हें डांटा भी करते हैं तो बर्दाश्त कर लिया करो, क्योंकि वह हमारा भला ही चाहेंगे। शुरू में मुझे माँ की ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ एक विधवा औरत थी जिसे पूछने वाला और कोई नहीं था। नाना नानी मर चुके थे और मेरे मामा जी दूसरे शहर में रहते थे। उन्होंने कभी पलटकर हमारा हाल तक नहीं पूछा था। ऐसे में दादा ही थे जो हर वक्त माँ के साथ खड़े रहे थे।
यहाँ तक कि इतने बुढ़े होने के बाद भी उन्होंने मेरी माँ और मेरे खर्चे से कभी कोई रुकावट नहीं डाली थी, बल्कि वह तो अपने आप से बढ़कर हमारा ख्याल रखते थे। यही वजह थी कि माँ उन दोनों पति पत्नी को सर आंखों पर बैठा कर रखती थी। सारे गांव वाले भी दादाजी की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि दादाजी एक बहुत ही नर्म मिजाज इंसान हैं। पर उनकी सारी डांट मेरे लिए ही थी, लेकिन माँ का कहना था कि इसमें भी उनकी मोहब्बत छुपी हुई है। उनके खुद के बेटे नहीं रहे, ना तो इसलिए वह बेटे की कमी को मुझसे पूरी करना चाहते हैं। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे भी ये बात अच्छी लगी कि अगर दादाजी का सहारा हमारे साथ न होता तो शायद हम दोनों माँ बेटी आज इस गांव में बेसहारा और मोहताजी की ज़िंदगी गुजार रहे होते। जिस रात मैंने दादी जी से वादा किया था कि मैं कभी दोबारा दादाजी के काम में टांग नहीं अड़ाऊंगी, उस रात के बाद मैं कभी छत पर जाने का सोचा भी नहीं। मैं डर गई थी कि अगर दादी जी ने दादाजी से मेरी शिकायत कर दी तो मैं और मेरी माँ कहाँ जाएंगी। दादाजी का काम पहले की तरह ही चल रहा था। कभी महीने में तो कभी 1.5 महीने में कोई ना कोई लड़की बालिग होकर हमारे घर आती और दादाजी के साथ खामोशी से ऊपर छत पर चली जाती थी। दादी जी सीढ़ियों के आसपास ही रहती। 2 घंटे बाद जब वह लड़की छत से उतरकर वापस नीचे आती तो दादाजी उसके काफ़ी देर बाद ही नीचे आते और उनकी हालत काफ़ी अजीब सी नज़र आती। और इस बात के बारे में भी मुझे उस वक्त पता चला जब एक रात मैं मटके से पानी पीने के लिए आंगन में आई और दादाजी को सीढ़ियों से उतरते हुए देखा। दादाजी का हुलिया बहुत ही अजीब लग रहा था। उनका सांस भी फूला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वे बहुत मेहनत का काम करके नीचे आए हों। दादाजी हमेशा काले रंग की धोती बांधकर ही लड़कियों के बाल काटने छत पर जाते थे, लेकिन जब वह नीचे उतरते तो उनके कपड़े भी बदले हुए थे। न ही उन्होंने धोती बांधी होती थी और न ही उनके सर पर कुर्ता मौजूद था। बहुत हाँफते काँपते सीढ़ियाँ उतरते थे, जैसे बहुत ही ज़्यादा थक गए हों और उनके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा हो। और फिर मुझे याद आया कि जब भी दादाजी किसी लड़की के बाल काटते तो पूरा दिन कमरे में बंद रहते थे और दादी जी को भी कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी। आखिर 2 घंटे बाल काटने के बाद दादाजी इतना भी कैसे थक जाया करते थे कि सारा दिन कमरे से नहीं निकला करते थे। और फिर उस वक्त उन्हें चलता देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह खेत में हल जोत कर आ रहे हों। दादाजी को देखते ही मैं छुप गई थी और दादाजी अपने कमरे में चले गए थे। हमेशा की तरह अगले दिन दादी कमरे से बाहर थी और दादाजी कमरा बंद करके सो रहे थे। मेरे स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए उन्हें मेरी भी फिक्र नहीं थी। और माँ भी गांव में किसी की तबीयत पूछने के लिए गई हुई थी कि तभी मैं किसी काम से बाहर किचन में गई तो मैंने दादी जी को दुपट्टे में छुपकर आंसू बहाते देखा। ये पहली बार था जब मैंने दादी जी को इस तरह रोते हुए देखा था। मैं फ़ौरन भागकर दादी जी के पास गई और पूछा कि क्या हुआ है। दादी, आप रो क्यों रही हैं? मेरी बात सुनकर दादी जी ने जल्दी से अपने आंसू दुपट्टे के पल्लू से साफ़ कर दिए और कहने लगी, नहीं पगली, मैं कहाँ रो रही हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं अच्छी तरह जानती थी कि दादी जी रो रही थी और इसी बात ने मुझे सिर्फ दुखी कर दिया था, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई थी कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से दादाजी से छुप छुप कर रोना पड़ता है। मुझे दादाजी से और भी नफ़रत का एहसास हो रहा था कि शायद ये दादाजी ही हैं जिनकी वजह से दादी जी छुप छुप कर आंसू बहा रही थी। उस दिन के बाद से मैं दादाजी और दादी जी पर नज़र रखने लगी थी। जब भी दादाजी किसी लड़की के बाल काटकर सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आते तो उनके चेहरे पर थकान के असर साफ दिखाई देते और अगले दिन मेरी दादी जी मुझे छुप छुप कर रोती हुई नज़र आती। और फिर मेरी ज़िंदगी में भी वह दिन आ गया जब मैं भी जवान हो गई। उस दिन मेरी माँ ने मेरा माथा चूमा और कहने लगी, मैं चाहती हूँ गांव की सभी लड़कियों की तरह तेरे दादा के हाथों तेरी किस्मत भी चमक जाए। माँ की बात सुनते ही मेरी जान निकल गई। अब माँ मुझे भी बाल कटवाने के लिए दादाजी के हवाले करने जा रही थी। 15 साल की उम्र में गंजी होना मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी। मैं ये सोचकर परेशान थी कि गांव की दूसरी लड़कियों की तरह मुझे भी सबके मजाक का निशाना बनना पड़ता। मैंने माँ के आगे हाथ जोड़ दिए और माँ से कहा कि मैं किसी भी हाल में बाल नहीं उतरवाना चाहती हूँ। मेरा इनकार सुनकर माँ ने जोर से कहा कि क्या तुम नहीं जानती कि तेरे दादाजी की वजह से कैसे गांव की लड़कियों की किस्मत बदल जाती है। जिसके भी बाल आज तक तेरे दादाजी ने काटे हैं, कुछ ही दिनों में उनकी शादी बहुत धूमधाम से और बहुत ही अच्छी जगह पर हुई है।
ऐसे ही तो गांव वाले अपनी बेटियां तेरे दादाजी के हवाले करके नहीं जाते। जब वह तेरे दादाजी के काम से इतना फ़ायदा उठा सकते हैं तो फिर हम घर वाले क्यों नहीं। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी माँ ने दादाजी को बुलाया और दादाजी से कहा कि आज की रात आपको अपनी पोती के बाल उतारने हैं। यह सुनकर दादाजी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और कहने लगे कि क्या अपनी काजल भी बालिग हो गई है। माँ ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, अब काजल की बारी है कि हम इसकी शादी धूमधाम से किसी अच्छी जगह करें, और अगर इसके बालों पर आपका हाथ लग गया तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह इसकी किस्मत भी चमक उठेगी। यह कहकर माँ ने मुझे दादाजी के साथ छत पर भेज दिया। छत पर जाते ही मैंने दादाजी से मिन्नतें की कि वह मेरे बाल ना काटे, क्योंकि मैं गंजी नज़र नहीं आना चाहती थी। कुछ देर बाद दादाजी अपनी धोती बांधे मेरे आगे बैठे। उसके बाद दादाजी ने मेरे करीब आए तो मेरी जान निकल गई, और फिर जैसे ही दादाजी ने मेरे सर पर हाथ रखा तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दादाजी ने मुझे अपने करीब किया और अपने सीने से लगाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दम घुट जाएगा, क्योंकि दादाजी ने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। और फिर मुझे महसूस हुआ कि दादाजी के गरम गरम आंसू मेरे गालों पर गिर रहे थे। मैं हैरान हो गई कि दादाजी क्यों रो रहे हैं। काफ़ी देर बाद जब दादाजी ने मुझे खुद से अलग किया तो उनकी आंखें लाल हो चुकी थी और आंसुओं से उनका चेहरा भीगा हुआ था। और फिर दादाजी की बात ने मेरे होश उड़ा दिए। रोते हुए कहने लगे, काजल, मैं तेरे बाल नहीं काट सकता, मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। तू मेरे इकलौते बेटे की निशानी है और तेरी इज्जत मेरे घर की छत है। दादाजी की बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, लेकिन दादाजी के शब्दों ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। मैंने दादाजी से कहा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। दादाजी ने कहा, तुम वापस अपनी माँ के पास चली जाओ और उनसे कहना कि दादाजी मेरे बाल नहीं काट सकते। मैं उल्टे कदमों सीढ़ियाँ उतरकर माँ के पास चली आई और माँ को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर माँ दादाजी के कमरे की तरफ चल दी। मैं भी माँ के साथ ही थी। जब हम कमरे में गए तो दादाजी दादी के कदमों में बैठकर रो रहे थे और दादी जी से माफ़ी मांग रहे थे। दादी जी भी सिसक सिसक कर रो रही थी। यह सब देखकर माँ भी परेशान हो गई और उन दोनों से पूछा कि आखिर मामला क्या है, मुझे भी तो कुछ पता चले। काफ़ी देर आंसू बहाने के बाद दादाजी ने एक ऐसा राज हमारे सामने खोला जिसे सुनकर हमारी आत्मा तक कांप उठी कि ये कैसे मुमकिन था कि मेरे दादाजी ऐसा कोई काम करते थे जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। दादाजी ने रोते हुए बताया कि आज से कई साल पहले की बात है। दादाजी गांव के मुखिया के खास थे और वह सिर्फ मुखिया के ही बाल काटा करते थे। गांव के मुखिया अय्यास तरह के आदमी था और उनकी फितरत दादाजी को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन दादाजी की मजबूरी थी कि उन्हें यहाँ नौकरी करनी पड़ रही थी। और फिर एक दिन गांव के मुखिया ने दादाजी को अपनी नौकरी से निकालकर एक नया काम सौंप दिया। गांव के मुखिया ने सारे गांव में ये बात मशहूर कर दी कि दादाजी के हाथ में जादू है और वह जिसके भी बाल काटते हैं उसकी किस्मत संवर जाती है। यहाँ तक कि गांव के मुखिया की ज़मीनें भी फलने फूलने लगी हैं, और यह इसलिए ही हुआ है क्योंकि दादाजी उनके बालों पर हाथ लगाते हैं। सारे ही गांव वाले अनपढ़ और सीधे साधे लोग थे। उनके लिए तो गांव के मुखिया की कही हर बात सही होती थी, और गांव के मुखिया ने इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा की तो गांव वालों ने आंखें बंद करके इस बात पर यकीन कर लिया। और फिर मुखिया ने अपने खास नौकरों के जरिए ये बात भी फैला दी कि अगर मैं किसी बालिग लड़की के बाल काटेंगे तो उसकी किस्मत बदल जाएगी और उसकी शादी बहुत अच्छी जगह होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुखिया ने ये सब क्यों किया है। मुखिया ने मुझे लाखों रुपए देने का वादा किया था और कहा था कि मुझे बस गांव की जवान होने वाली लड़कियों के बाल उतारने हैं। मुझे लगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। और फिर जब गांव वाले यह सोचकर मेरे पास अपनी नई बालिग बेटियों को मेरे पास लाने लगे कि उनकी किस्मत बदलने लगी, तो मैं भी खुशी खुशी रात के अंधेरे में उनके बाल उतार दिया करता और बदले में मुखिया मुझे हज़ारों रुपए दे देते। कई सालों तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। और फिर जब मेरी शादी हुई तुम्हारी दादी जी से, तो पहली रात मेरे सामने ये राज खुला कि मैं जिन लड़कियों के बाल काटता हूँ उनके साथ मुखिया क्या खेल खेलता है। और यह जानकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन मैं मुखिया के इस गंदे खेल में बुरी तरह फंस चुका था और मैं चाहकर भी खुद को नहीं बचा पाया था, और आज तक मैं उनके इस खेल का शिकार हूँ। मुखिया को कम उम्र की नई नई जवान लड़कियों के साथ अपनी हवस पूरी करने का शौक़ था
और गांव में इस बात को बहुत ज़्यादा छुपाया जाता है कि कोई लड़की कब जवान हुई है। इसलिए मुखिया ने ये खेल रचाया और लोग उनकी बातों में आ गए। जवान होने वाली लड़की जैसे ही मेरे पास आकर अपने बाल कटवाती थी तो मुखिया को इस बात की खबर हो जाती कि अब वह लड़की बालिग हुई है और वह उसके साथ अपनी हवस पूरी करने के लिए कोई ना कोई खेल रचाकर उसे अपनी हवेली बुला लिया करते थे। गांव की हर बालिग लड़की उनकी गंदगी और तिरस्कार का शिकार बनी थी और तुम्हारी दादी जी भी उन्हीं लड़कियों में से एक थी। और इस बात का राज शादी की रात तुम्हारी दादी जी ने मेरे सामने खोला था। लेकिन उस वक्त तक मैं बुरी तरह मुखिया के काम में फंस चुका था कि मुखिया ने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैंने किसी के सामने भी ये बात खोलने की कोशिश की तो वह बिल्कुल भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि मुझे ही चरित्रहीन ठहरा देगा। इस डर से मैंने न ही कभी मुखिया का काम छोड़ा और न ही कभी तुम्हें अकेली घर से बाहर जाने की अनुमति दी, क्योंकि मैं जानता था कि उसकी नज़र कितनी गंदी और ख़राब है। तुम्हारी दादी जी बहुत अच्छी तरह जानती थी कि जिन लड़कियों के बाल मैं काटता हूँ उनके साथ मुखिया क्या करते हैं, इसलिए वह छुप छुप कर रोया करती और मैं खुद भी कई घंटे रोने के बाद ही नीचे आता था, क्योंकि मैं इस गंदे काम में शामिल नहीं होना चाहता था। मुखिया ने मुझे खास काले रंग की धोती दी थी और कहा था कि लड़की के बाल काटते वक्त यही धोती पहना करो, ताकि लोगों को लगे कि वाकई तुम कुछ खास करते हो, जिसकी वजह से लड़कियों की किस्मत बदलती है। मुखिया लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाने के कुछ ही महीनों बाद उसकी शादी अपने किसी मासूम नौकर से करवा देता और उस नौकर को ढेर सारा पैसा भी देता। इस तरह उस लड़की की ज़िंदगी संवर जाती। मुखिया के पास पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए अपनी अय्यासी पर आंख बंद करके पैसा लुटा रहा था और मैं उनके हाथों की कठपुतली बन चुका था। लेकिन मैं तुम्हारे बाल काटकर मुखिया को ये खबर नहीं पहुंचाना चाहता था कि तुम भी जवान हो चुकी हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस तरह तुम भी उनके जुल्म से नहीं बच पाओगे। दादाजी की बात सुनकर मैं और माँ रोने लगे थे। हमें तो इस चीज़ की कुछ खबर ही नहीं थी। माँ दूसरे गांव से शादी होकर यहाँ आई थी, इसलिए उन्हें भी मुखिया के बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे तो दादाजी का अपने ऊपर नज़र रखना और उनका हमेशा पाबंदियाँ लगाना हमेशा बुरा लगता था। लेकिन अब मैं सोच रही थी कि दादाजी मुझसे कितनी मोहब्बत करते थे कि जो मुझे मुखिया से बचाने के लिए इस कदर कोशिश करते रहे थे। दादाजी ने हमसे वादा किया कि वह मेरी इज्जत पर आँच नहीं आने देंगे और न ही आइंदा गांव की दूसरी लड़कियों की बर्बादी का जरिया बनेंगे। दादाजी ने रोते हुए माँ और दादी जी से कहा कि अपना सामान बांध लो, हम इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और जाने से पहले मैं गांव के मास्टर के नाम एक खत लिख जाऊंगा, जिसमें मैं सारी हकीकत लिख लूँगा। दादाजी ने कदम बढ़ाया था, इसलिए हमें यकीन था कि ऊपर वाला हमारी मदद ज़रूर करेगा। दादाजी ने गांव के मास्टर के नाम एक लंबा सा खत लिखा था, जिसमें उन्होंने हर एक बात साफ साफ लिखी थी, ताकि हमारे जाने के बाद कोई गांव वाले मुखिया की बातों में ना आ सके। फिर कोई लड़की बाल कटवाकर या किसी और तरीके से मुखिया तक ये खबर ना पहुंच पाए कि वह अब जवान और बालिग हो चुकी है और उनकी हवस का निशाना बनने के लिए तैयार है। मुझे आज भी अच्छी तरह से ये बात याद है कि जब भी कोई लड़की बालिग होने के बाद गंजी होती और फिर कुछ दिनों के बाद स्कूल आती तो वह किस कदर डरी सहमी और खामोश होती थी। मुझे हमेशा लगता था कि ये सब इसलिए है क्योंकि वह गंजी होकर आई है और अपने इसी गंजेपन की वजह से परेशान है। लेकिन ये राज तो अब खुला था कि वह मुखिया की हवस का निशाना बनकर आई थी और मेरे दादाजी, जिन्हें मैं बहुत ही गलत समझती थी, दरअसल वो खुद ही भी एक तकलीफ़ का शिकार थे। और जब हम ये गांव छोड़कर जा रहे थे, मेरे दादाजी के चेहरे पर सुकून ही सुकून था। आज भी अक्सर गांव में ऐसे बहुत से मुखिया और गंदे लोग मौजूद हैं जो इस तरह की हरकतों में शामिल हैं और सीधे साधे गांव वाले उनके घटिया काम और उनकी करतूत नहीं जानते हैं। शहरी लोगों को चाहिए कि वह देहातों में पढ़ाई पर और जोर दें, सिलसिले को आगे बढ़ाएं, ताकि सीधे साधे और भोले भाले गांव वाले ऐसी घटिया सोच के लोगों से खुद को बचा सकें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।